Dear students, I wish you a very fine morning and hope that you will be all right. तो आइए शुरू करते हैं आज आपके क्लास में एकदम न्यू चैप्टर। देखो बाबू, आज शुरू होने वाला जो चैप्टर है उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाम ही में इसकी सबसे सारी बातें आ गई। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या नाम है बोलो? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब इसको पढ़ के ही लगता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है, उसी की चर्चा यहाँ होगी। जब हम वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब को यूज करते हैं ना, तो उसके बीच एक प्रकार का समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, और उन्हीं एग्रीमेंट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या क्या एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है। उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब वाक्य में सब्जेक्ट कैसा आएगा तो वर्ब कैसा आएगा, इसी चीज के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रामेरियन है जेसिन स्फील्ड, उनके द्वारा कहा गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में एक लाइन में, ए वर्ब मस्ट एग्री विथ द सब्जेक्ट in its number, person and tense। मतलब हुआ क्रिया को अवश्य ही वर्ब मस्ट एग्री, सहमत होना होगा विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ। क्रिया को अवश्य ही सब्जेक्ट के साथ सहमत होना होगा, इसके नंबर में, इसके पर्सन से और टेंस के अनुसार। मतलब एस एस, इसका एक रूल ये हो गया सबसे मुख्य रूल, एस 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 भी और पी एस पी भी होगा। मतलब बाबू समझना, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो क्या लगेगा? वर्ब भी सिंगुलर, और पीएस यानी प्लुरल सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब भी प्लुरल। यानी कि नंबर के अनुसार अगर वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर का होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल नंबर में है तो वर्ब भी प्लुरल नंबर का होना चाहिए। इसी बात का ख्याल हम रखेंगे। बाकी टेंस तो वाक्य के अर्थ के अनुसार ही हम बदल लेते हैं। प्रेजेंट होता है तो इज और आर लगाते हैं, पास्ट होता है तो वाज वेयर लगाते हैं, या हैज हैव हैड लगाते हैं। इस टाइप से टेंस में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ते हैं तो इसी चीज को सीखते हैं कि कब सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर है और उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट प्लुरल है और उनके साथ प्लुरल वर्ब आएगा। तो यहाँ हम क्या क्या चीज सीखेंगे उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपने जान लिया कि ये जेसन स्फील्ड के अनुसार सबसे मेन इसका मुख्य नियम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही कहता है, एस 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 भी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट में प्लुरल वर्ब लगेगा। इसे समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि कौन से वर्ब सिंगुलर होते हैं और कौन से वर्ब प्लुरल होते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम सिंगुलर और प्लुरल वर्ब की एक पूरी लिस्ट ही बना लेते हैं। फिर देख के ही पता चल जाएगा कि कौन से वर्ब सिंगुलर होते हैं और कौन से वर्ब प्लुरल होते हैं। तो फिर देखिए, एक साइड हमने लिखा सिंगुलर और दूसरी तरफ हम लिख लेंगे प्लुरल। काफी आसान है एकदम, यहाँ ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। इज है मेरा, तो इज जो है ना वो सिंगुलर वर्ब है और इसका प्लुरल होता है आर। एम भी सिंगुलर है लेकिन यह सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है और यहाँ पर लगेगा इसका प्लुरल में फिर से आर। इसी प्रकार अगर वाज को देखा जाए तो वाज भी सिंगुलर है और इसका प्लुरल बनेगा वर। इन द सेम वे अगर हैज को देखा जाए तो हैज भी सिंगुलर है और इसका प्लुरल बनेगा हैव। यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं हैड की तो ये सिंगुलर और प्लुरल में एक जैसा रहता है, बदलता नहीं है, एकदम सेम टू सेम रह जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं डिड की तो ये सिंगुलर और प्लुरल में एक जैसा रहता है, बदलता नहीं है, दोनों में कॉमन रहता है। अगर हम बात कर रहे हैं डज की और डू की तो यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा कि जो डज होता है वो हमारा सिंगुलर होता है और जो डू होता है वो प्लुरल होता है। एकदम ध्यान से समझिएगा, मुख्य क्रिया अपने पहले रूप यानी V1 फॉर्म में
पैरेलल होती है। तो मुख्य क्रिया जब शुरू आती है तो वो अपना V1 फॉर्म में होती है, और V1 फॉर्म में क्रिया जो है हमारा पैरेलल होता है। यहाँ पर आपको मैं लिख रहा हूं कि V1 जो हमारा है वो पैरेलल होता है। इसका सिंगुलर यस या यस जोड़कर बनाते हैं जिसे V5 कहते हैं। मतलब V1 पैरेलल होता है और V5 सिंगुलर होता है। V5 का मतलब होता है V1 प्लस यस या यस। ध्यान रखना, नाउन में जब हम यस या यस जोड़ते हैं ना तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय का प्लूरल क्या होगा? बॉयज होगा। गर्ल का प्लूरल क्या होगा? गर्ल्स होगा। मोबाइल का प्लूरल क्या होगा? मोबाइल्स होगा। पेन या मार्कर का प्लूरल क्या होगा? मार्कर्स होगा। टीचर का प्लूरल क्या होगा? टीचर्स होगा। क्योंकि ये सब नाउन है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम है, अतः इनका प्लूरल बनाने के लिए यस या यस जोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर वर्ब में आप देखते हो तो वर्ब आते ही प्लूरल है, शुरू में ही प्लूरल रहते हैं और उनका सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो जब कोई आपसे पूछे, एक कॉलम इधर छोटा सा बनाते हैं समझने के लिए, सिंगुलर और प्लूरल, कि भाई बताओ मुझे प्ले सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आप बोलेंगे प्ले जो है वो 100% प्लूरल है। तो क्योंकि प्ले का मतलब खेलना हो रहा है, ना लगा हुआ शब्द है, क्रिया होगी, काम का बोध करा रही है, एक्शन का, तो मुख्य क्रिया होगी, और इसका सिंगुलर अगर बनाना है तो ये प्लेज बनेगा। अगर हम लिखते हैं रन तो रन प्लूरल होगा और इसका सिंगुलर बनाना है तो रन्स बनेगा। अगर हम लिखते हैं लाफ तो लाफ प्लूरल होगा, इसका सिंगुलर बनाना है तो लाफ्स होगा। आप एकदम ध्यान से समझ लेना इस चीज को कि वर्ब शुरू में प्लूरल होते हैं, जब यस या यस जोड़ते हैं तब जाकर के वर्ब सिंगुलर बनते हैं और तब इन्हें V5 कहा जाता है। तो आप फिर से यहाँ देख सकते हो कि कौन कौन से वर्ब हमारे सिंगुलर हो रहे हैं और कौन कौन से प्लूरल हो रहे हैं। अगर इसके बाद V2 ले लिया जाए तो V2 जो है वो कॉमन होता है दोनों में। V3 ले लिया जाए तो V3 जो है दोनों में कॉमन होता है। तो समझ लो कि आपका जो मुख्य रूप से वर्ब जहां तक आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक V5 तक ही वाला वर्ब यूज होता है सिंटैक्स में। बाकी वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई काम नहीं है। अगर आपसे पूछे मोडाल के बारे में, मतलब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, तो ये सब सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे होते हैं। आइए इसको भी सीख ही लेते हैं, देख लेते हैं। पहले इसको यहाँ से आप मतलब नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, या आप खींच सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब समझिएगा कि ये सब क्रियाएं जो है इसमें कौन कौन से सिंगुलर है और कौन कौन से प्लूरल है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इज सिंगुलर है, प्लूरल क्या होगा? आर। एम सिंगुलर है, प्लूरल क्या होगा? आर। वाज सिंगुलर है, प्लूरल क्या होगा? वर। हैड सिंगुलर है, प्लूरल क्या होगा? हैव। हैड जो है वो कॉमन है, हैड का सिंगुलर भी हैड और प्लूरल भी हैड होगा। डिड जो है वो कॉमन है, डिड का सिंगुलर भी हैड और प्लूरल भी हैड होगा। डिड का सिंगुलर भी डिड और प्लूरल भी डिड होगा। डज हमारा सिंगुलर है क्योंकि उसमें ईएस लगा हुआ है, यस या ईएस जुड़ने पर क्रिया सिंगुलर हो जाती है, और डू हमारा प्लूरल है। इसी तरह से V1 प्लूरल है लेकिन V5 जो है सिंगुलर है। इतनी ही क्रिया की जरूरत है, बाकी सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं अब आपको हम कि V2 जो है वो दोनों तरफ आपका सिंगुलर प्लूरल में एक जैसा रहेगा। V3 जो है वो सिंगुलर प्लूरल में एक जैसा रहेगा। और यहाँ पर इस चीज को आप और एग्जाम्पल और थोड़े बहुत रूल्स या नोट्स से समझ लीजिए कि और किस किस तरह की क्रिया रहती है और वो किस रूप में मानी जाती है। ऐसे ट्रिक से आप समझ लीजिए कि इतना के अलावा जो अंडरलाइन किए हैं, जो भी मिलता है वो सिंगुलर प्लूरल में एक जैसा रहता है, उसका फिर कोई भागीदारी नहीं है सिंटैक्स में। अभी यहां से समझिए, नॉन फाइनाइट वर्ब का नंबर नहीं होता है, तो इसको ऐसे आप समझ लीजिए, नॉन फाइनाइट वर्ब सिंगुलर और प्लूरल में न्यूट्रल रहते हैं, प्लूरल में एक समान रहते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का नंबर ही नहीं होता है, नंबर हमारा होता है फाइनाइट वर्ब का, क्योंकि बदलने वाली क्रिया फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट तो जैसे है वैसी रहेगा, कभी बदलेगा ही नहीं।
तो 2 प्लस V1 जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका सिंगुलर प्लूरल एक ही होगा। V3 जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका सिंगुलर प्लूरल एक ही होगा। V4 सिंगुलर और प्लूरल में एक ही रहेगा, ये भी आपका नॉन फाइनाइट है। तो आप इसको पार्टिसिपल चैप्टर में पढ़ते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये हमारा इन्फिनेटिव है, और ये सब जो है हमारे एक जैसे रहते हैं, कभी बदलते नहीं है। एक और चीज यहां से आप देख लो, मॉडल्स एंड सेमी मॉडल्स। सिंगुलर एवं प्लूरल में एक समान रहेंगे, सिंगुलर एवं प्लूरल में एक समान रहेंगे। क्या मतलब हुआ कि जितने भी मॉडल्स हैं, जैसे आप जानते होंगे, मैंने पिछले भारत चैप्टर में कभी चर्चा भी करी है बेसिक क्लासेस में, यहां भी मैं बता रहा हूं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एवं यूज टू, आउट टू, नीड और डेयर, इतने हैं मॉडल्स और सेमी मॉडल्स है। ये सब शब्द जो है ना, इनका नंबर जो है फिक्स है, मतलब सिंगुलर प्लूरल में न्यूट्रल है ये, इनको नंबर बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंगुलर के साथ भी कैन ही लगेगा, प्लूरल के साथ भी कैन ही लगेगा। तो आपको इतना रटना नहीं है, आपको सीधे समझना है कि सर ने जो ये एज से V5 तक वाला सेक्शन बताया है, यही का नंबर चेंज होता है सिंगुलर और प्लूरल में, बाकी का कोई जरूरत नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई रोल नहीं है, बाकी वर्ब सिंगुलर और प्लूरल में न्यूट्रल रहते हैं, बदलते नहीं है। तो पूरा सिंटैक्स इतने ही वर्ब पर आधारित है। बोलो कौन कौन? इज, एम, वाज, हैज, हैड, डिड, डज, V5, और इसका उधर प्लूरल लिखा हुआ है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से इसको। इज का प्लूरल आर, एम का प्लूरल आर, वाज का प्लूरल वर, हैज का प्लूरल हैव, हैड का प्लूरल दोनों सिमिलर, डिड का प्लूरल डिड ही, सिमिलर, दोनों न्यूट्रल है यहाँ पर। डज सिंगुलर, डज का प्लूरल डू, V5 सिंगुलर, V5 का प्लूरल V1। तो ये हो गए वर्ब की बात। वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो वर्ब के बारे में आप जान गए कि कब वर्ब सिंगुलर होते हैं और कब वर्ब प्लूरल होते हैं। तो सिंटैक्स में वी विल लर्न फॉलोइंग थिंग्स। पहला हो गया व्हाट इज ए सब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ वर्ब। सेकेंड वन, हाउ टू आइडेंटिफाई ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। जब यही नहीं करेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिंगुलर लगाना है, कौन सा प्लूरल। यानी कि हम ये सीखते हैं कि वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना कैसे है। पूरे ग्रामर और ट्रांसलेशन का यही आधार है। सब्जेक्ट और वर्ब को नहीं पकड़ेंगे तो कभी वाक्य का ट्रांसलेशन बना ही नहीं सकते और ना ही उसकी हिंदी कर सकते हैं। तो समझिएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना कैसे है। द नेक्स्ट वन, व्हाट एग्जैक्टली इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फिर हमको सीखना है, जब हम जान जाएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, तब ना हम चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो आप एग्रीमेंट बोल रहे हैं वो क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पर देखो, अलग से कुछ नहीं करना है, यहाँ दिमाग लगाना है। ऊपर क्या लिखा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब क्या है। सबसे पहले पता चलना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, फिर पता चलना चाहिए वर्ब क्या होता है, तब ना हम डिसाइड करेंगे कि उनके बीच में कैसा एग्रीमेंट होता है। तो अभी हमने वर्ब तो सीख लिया कि वर्ब का किस टाइप से सिंगुलर होता है, कौन से वर्ब इसमें आते हैं और किस किस फॉर्म में यूज होंगे। और अब हम क्या सीखेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है। तब हम सीख पाएंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किस प्रकार का एग्रीमेंट होता है। और इसको जब सीख लेंगे तब आएंगे रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब हम समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, तब इसके बाद चर्चा होगी रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ग्रामर को शुरू करने के लिए जरूरी है कि हम लोग मतलब नाउन को जाने। ऐसा नहीं, नाउन हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे चारों तरफ हर चीज नाउन ही। ग्रामर को आर्टिकल्स से भी शुरू किया जाता है, ग्रामर को वर्ब से भी शुरू किया जाता है, और ग्रामर को नाउन प्रोनाउन से भी शुरू किया जाता है। इसमें से मुझे सबसे अच्छा अप्रोच वर्ब लगा, क्योंकि इससे आपका ट्रांसलेशन ग्रामर सब साथ में अच्छा होगा। और फिर अन्य चैप्टर को पढ़िएगा तो बहुत सी चीजें, जैसे नाउन में बहुत सारे रूल्स रटने पड़ते हैं, पर अगर वर्ब की समझदारी हो ना तो उसमें से कई सारे रूल्स समझ के ही याद हो जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमने ये चैप्टर पहले चुना।
आप देखोगे कि इसे पढ़ने के बाद नाउन के 50% रूल्स क्लियर हो चुके हैं एवं अन्य चैप्टर्स के भी कई रूल्स क्लियर सीख जाएंगे, आप बेसिक जान जाएंगे। ये पूरे ग्रामर का सार है। इसको पढ़ के ग्रामर का चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपके पास पहले से कुछ समझने वाला नॉलेज रहेगा, इसीलिए हमने ये चैप्टर चुना है आपके लिए। तो अभी इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, उनके बीच किस प्रकार का एग्रीमेंट होता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, तब हम जानेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को फॉलो कराने के लिए हम कौन कौन सा रूल्स पढ़ते हैं, यानी रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अभी का सवाल है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। अब हम लोगों को बिना किसी देर के चैप्टर को लेकर शुरू कर देना चाहिए। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। अब वर्ब तो हम समझ गए हैं, तो किस पर चर्चा होनी चाहिए, अब सब्जेक्ट पर चर्चा होगी। तो मेरे चैनल पर एक वीडियो है फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस, तो इसके एंड में भी मैंने सब्जेक्ट पर एक बार चर्चा करी है, आप वहां भी देख सकते हैं। और यहाँ तो मैं बता ही रहा हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो ध्यान रहे, सब्जेक्ट पर एकदम शुरू में हमने एक बार चर्चा की है, किस वीडियो में, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस नाम का एक वीडियो है, उसमें भी आप देख सकते हो। और आज फिर से हम बता रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। ए सब्जेक्ट इज दैट वर्ड that we talk of or discuss in a sentence, या फिर a subject is the doer of an action in a sentence। ध्यान देना, सबसे पहले हमने कहा है सब्जेक्ट इज दैट वर्ड दैट वी टॉक और डिस्कस इन ए सेंटेंस। सब्जेक्ट वह शब्द होता है जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं किसी वाक्य में। किसी वाक्य में जो हमारा वर्ब होता है वो जिसकी चर्चा करता है, जिसके बारे में वर्ब बात करता है, जिसके लिए वो आता है, वही शब्द हमारा, वही टर्म हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसको लो लेवल पर हम ऐसे भी समझते हैं, ए सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन इन ए सेंटेंस, यानी किसी वाक्य में काम करने वाला शब्द सब्जेक्ट होता है। पर मैंने बताया हर वर्ब काम को नहीं दर्शाता है, तो इसमें सारे तरह के सब्जेक्ट आपको पता नहीं चल पाएंगे। जैसे आप कहेंगे आई एम बिजी, तो इसमें कोई काम ही नहीं हुआ है, तो आप सब्जेक्ट को कैसे इस आधार पर ढूंढेंगे। तो यहाँ कहेंगे कि आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, इसमें वर्ब बता रहा है कि आई क्या है, आई के बारे में चर्चा कर रहा है, तो जिसके बारे में वर्ब चर्चा करता है वही सब्जेक्ट होता है। वी लर्न इंग्लिश, इसमें क्या है ना कि स्पष्ट रूप से काम हुआ है। क्या काम हुआ है, सीखने का। तो हम पूछ लेंगे कौन सीखता है, कौन ये काम कर रहा है, तो यहाँ पर बी आपका काम कर रहा है, तो बी सब्जेक्ट हो गया, यानी बी डूअर ऑफ एक्शन हो गया। या आप कह सकते हैं लर्न किसके बारे में चर्चा कर रहा है, सीखना, कौन सीख रहा है, किसके बारे में सीखने की चर्चा हो रही है, तो वी के बारे में हो रही है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, जिससे समझ में आ जाए वो ज्यादा अच्छा है। अगर हम कहेंगे वी आर मोर्टल, हम लोग मरणशील हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ पर कोई काम नहीं किए हैं, लेकिन जब आप देखेंगे कि किसके बारे में चर्चा हो रही है, किसके बारे में बताया जा रहा है, तो हम लोग के बारे में, यानी हम लोग जो है आपका सब्जेक्ट है। लेकिन जब बोलते हैं वी वर्क हार्ड, हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं, तो कौन परिश्रम करता है, काम यहाँ कौन कर रहा है, किसकी चर्चा हो रही है, चर्चा हम लोग की हो रही है, और हम लोग डूअर ऑफ एक्शन है। तो दोनों ही तरीके से समझना होगा कि सब्जेक्ट जो है हमारा वो डूअर ऑफ एक्शन भी होता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब्जेक्ट वह शब्द होता है हमेशा जिसकी वर्ब चर्चा करता है, जिसके बारे में वर्ब कुछ बता रहा होता है वाक्य में। तो ऐसे करके हम सब्जेक्ट को पहचान जाएंगे। फिर सब्जेक्ट के बारे में लेकर एक डायलेमा है हमारे मन में, हमें इस तरह से शुरू बचपन में बताया जाता है समझने के लिए कि सब्जेक्ट जो होता है वाक्य के शुरू में होता है, और ये बात हम लोग बहुत जोर से पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन द बिगिनिंग और इन द मिडिल एंड समटाइम्स इवन एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। सब्जेक्ट तो कभी कभी वाक्य के शुरू में रहता है, कभी बीच में रहता है, और कभी कभी तो यहाँ तक सबसे वाक्य का आखिरी शब्द भी सब्जेक्ट बन सकता है। आप देखोगे कैसे, और इस
कॉन्सेप्ट के आधार पर सब्जेक्ट कहीं भी होगा वाक्य में तो आप उसे ढूंढ लेंगे और पकड़ लेंगे। अब सोचो सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा तो एग्रीमेंट कैसे कराएंगे वर्ब का, है ना। तो पहले सब्जेक्ट को पकड़ना है, वर्ब को तो हम बहुत आसानी से पहचान गए कि इतने ही वर्ब है, इसी को एग्री कराना है, लेकिन अब ज्यादा फोकस सब्जेक्ट को पकड़ने पर करना। एग्जाम्पल से समझना है, देखिएगा हम यहाँ लिखते हैं, आप ही लिख सकते हैं, आई टीच इंग्लिश। इस एग्जाम्पल में क्या काम हो रहा है, टीच पढ़ाने का, कौन कर रहा है ये काम, किसके बारे में चर्चा हो रही है, आई के बारे में, तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया जाए आई एम इल, यहां पर किसके बारे में चर्चा करी गई है, आई के बारे में, तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी इज पुअर, यहाँ पर इज जो है वो गरीब है, इज किसकी चर्चा कर रहा है, सी की चर्चा कर रहा है, तो जिसकी चर्चा हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट है। अगर हम कहेंगे जस्ट आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग ए बेगर, कर रहे हैं गेट के बाहर, गेट के बाहर तो एक जगह हो गई बाबू, प्लेस हो गया। जस्ट आउटसाइड द गेट, गेट के ठीक बाहर खड़ा था, वाज स्टैंडिंग ए बेगर। तो यहाँ पर हम किस पर फोकस कर रहे हैं, वर्ग किस पर दिखा रहे हैं आप, जो ये वर्ब है ये किसकी चर्चा कर रही है, क्या गेट का चर्चा कर रहा है, गेट तो एक स्थान हो गया, ये तो सिर्फ पोजीशन बता रहा है कि गेट के बाहर। लेकिन अगर आप कहीं सोच लिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट गेट है कि आउटसाइड है कि जस्ट है तो गलती हो जाएगी। ऐसा मैंने इसीलिए कहा था कि सब्जेक्ट वाक्य के किसी भी सेगमेंट में हो सकता है। तो आप यहाँ देखो, गेट के बाहर कौन खड़ा था, तो भिखारी खड़ा था। किसके बारे में वाक्य में चर्चा हो रही है, भिखारी के बारे में चर्चा हो रही है, हमारा सब्जेक्ट कौन होगा, बेगर होगा। So it's not necessary or mandatory that subject will always be placed in the beginning। तो ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू में ही रहे, यह वाक्य के दूसरे हिस्से में भी रह सकता है। देन इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ, जब सब्जेक्ट भी जान गए वर्ब भी जान गए, अब हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट होता है, मतलब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, वर्ब सिंगुलर लगेगा या वर्ब प्लुरल लगेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सभी लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए? ओके, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं हम लोग डिफिनेशन। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब with the subject as per the number, person and tense is called subject verb agreement। is called subject verb agreement। ध्यान से सुनिएगा, लिख भी लीजिएगा इसको। द एग्रीमेंट ऑफ द verb with the subject as per the number, person and tense is called subject verb agreement। मतलब एग्रीमेंट जो होगा वर्ब का इसके सब्जेक्ट के साथ, वर्ब का सब्जेक्ट के साथ जो एग्रीमेंट होगा एज पर मतलब के अनुसार, किसके अनुसार, एज पर द नंबर, नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार और टेंस के अनुसार वर्ब और सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट होगा उसी को कहा जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी बात को निस्फील्ड ने भी कहा और यहाँ हम लोगों ने अपने तरीके से भी लिखा एक बार और। तो द एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट इन द नंबर, पर्सन एंड टेंस या एज पर नंबर, पर्सन एंड टेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सिंटैक्स भी कहा जाता है।
हालांकि सिंटैक्स नहीं कहना चाहिए, सिंटैक्स तो ग्रामर का एक पूरा हिस्सा है, 5 भाग में से एक भाग है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आता है, अतः इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहना ही ज्यादा उचित होगा। तो हम लोगों ने समझ लिया कि वर्ब और सब्जेक्ट को जब हम उसके पर्सन, नंबर और टेंस को के अनुसार एग्री कराते हैं तो इसे ही ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसका सबसे मेन और सटीक रूल हमने चर्चा कर दी है, एस एस भी और पीएस पी भी होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब देता है और प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब देता है। आगे आने वाले सभी रूल्स सिंटैक्स के इसी रूल पर आधारित होते हैं, यानी सिंटैक्स का ये की रूल है, मेन रूल है, रूट रूल है, इसी पर पूरा सिंटैक्स चलेगा। मतलब इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब विल बी सिंगुलर। एस भी का मतलब यही हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लुरल, अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो गया हमारा तो वर्ब भी प्लुरल ही लगेगा। यही है आपका एस भी और पी भी का रूल। तो आपने समझ लिया कि वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो करेगा सब उसके नंबर के अनुसार, लेकिन कभी कभी पर्सन के अनुसार भी फॉलो करते हैं, तभी तो आई को फिक्स देते हैं यम, है ना। और पर्सन तो क्या टेंस के अनुसार ही फॉलो करते हैं, आई के साथ वाज भी आता है टेंस बदलने पर। ये तीनों ही रूल्स यहाँ लागू होते हैं। अब चलते हैं आगे, तो इस बार रिवाइज कर लेते हैं एक बार हम लोग आगे बढ़ने से कि कौन कौन से वर्ब्स जो है हमारे सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से वर्ब प्लुरल होते हैं और कौन कौन से वर्ब न्यूट्रल रहते हैं। थोड़ा देर पहले आपने पढ़ा, फिर उसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इज क्या है सिंगुलर, प्लुरल क्या होगा आर। वाज क्या है सिंगुलर, प्लुरल क्या होगा वर। डज क्या है सिंगुलर, ईएस जोड़ दिए सिंगुलर हो गया। डू क्या होगा, इसका प्लुरल होगा। इसी तरह से हैज क्या है सिंगुलर, इसका प्लुरल क्या है होगा हैव। इन द सेम वे अगर V1 पूछे तो V1 प्लुरल है, सिंगुलर क्या होगा V5। तो ये सारे वर्ड्स हैं, बाकी V2 और V3 एवं अन्य तो जो है आपके कॉमन रहते हैं, सिंगुलर प्लुरल में एक जैसे रहते हैं। सभी मॉडल्स भी सिंगुलर प्लुरल में एक जैसे रहते हैं और सेमी मॉडल्स भी। तो इतने शुरू वाले वर्ब्स की यहाँ जरूरत पड़ने वाली। यहाँ जो सबसे रिमार्केबल बात हम लोगों ने वर्ब में पढ़ी कि वर्ब जब मिलता है यानी वो V1 होता है तब प्लुरल होता है, और उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं तो V5 बनते समय वो सिंगुलर हो जाता है। सबसे रिमार्केबल बात यही है, इस पर जरा सा ध्यान देना है, नहीं तो आगे यहाँ पर गलतियां हो सकती है। ये तो हो गई सब्जेक्ट और वर्ब की बात, यानी हम जान गए, हम यहाँ जो सीखने वाले थे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है। तो अब हम सब्जेक्ट और वर्ब के जो सब्जेक्ट और वर्ब को सीख गए, तो सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स, 2-4 एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, और तब हम इसके लास्ट सेक्शन को शुरू करेंगे जहां हम रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। तो अभी हमारा अगला की कॉन्सेप्ट इस बात को लेकर है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। क्लासेस के शेड्यूल या रीशेड्यूल होने के बारे में अगर हमेशा जानना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे आपको किसी भी समय क्लास चलेगा तो आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे अगर हम, तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसलिए यह कहा जाता है। अब आते हैं वापस टॉपिक पर, कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है द टीचर, कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं इजी वाला, है ना, सभी लोग को समझ में आना चाहिए। यहाँ पर लिखा है द टीचर इज या आर टीचिंग अस, मतलब है शिक्षक हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे तो बहुत आसान है, लेकिन अब सलीके से ही चलेंगे ना। तो बताइए इसमें इज लगेगा कि यार, तो इज लगेगा। क्यों इज लगेगा, क्योंकि टीचर सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट किसी टीचर की यहाँ चर्चा हो रही है, टीचर के बारे में चर्चा हो रही है, तो यही हमारे सब्जेक्ट हुए। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी कौन सा लगेगा, सिंगुलर। यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर बाबू द स्टूडेंट्स इज लर्निंग इंग्लिश, तो इस बार आप पहले ही इसको गलत करवा देते। क्यों गलत कराते, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं कि बिना रटे कॉन्सेप्ट के साथ कि हाँ स्टूडेंट्स जो है प्लुरल है और प्लुरल सब्जेक्ट है, इसी की चर्चा और ये सीखने वाला यही है। तो हमारा जब सब्जेक्ट प्लुरल है तो एस के साथ एस भी और पीएस के साथ पी भी होना चाहिए, जबकि इज तो सिंगुलर वर्ब है, और इसलिए यहाँ इज नहीं बल्कि क्या लगाना सही होगा, आर लगाना सही होगा। जैसे हम कहेंगे द किंग was kind and powerful, चलो काइंड तक ही रोक देते हैं।
तो यहाँ पर वाज लगने का कारण है कि हमारा ये नाउन सिंगुलर है। अगर हम लिखते हैं द लीडर हैज कैप्टिवेटेड द पब्लिक, नेता ने जनता को मोहित कर लिया है, कैप्टिवेट कर लिया है। यहाँ पर हमारा लीडर सिंगुलर है और इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हैव नहीं आया, वर्ब कैसा लगा, सिंगुलर लगा। यही बात है जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, यानी सब्जेक्ट जैसा आएगा वर्ब भी वैसा ही आएगा। ये हो गया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। अगर हम लिखते द क्वेश्चन हैज या द क्वेश्चंस कर देते हैं इस बार, हैव बैफल्ड मी, मतलब जो प्रश्न है उसने मुझे चकरा दिया है, उधेड़ बुन में डाल दिया है। बैफल का मतलब चकरा देना है ना। तो यहाँ पर देखिए द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस प्लुरल थे इसलिए हमने हैज नहीं चुना, इस बार हैज चुना। अब आप तो इसको इतना बार सुने हैं कि समझ ही गए होंगे, फिर भी मैंने एक बार यहाँ बता लिया कि भाई समझ लो पहले कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। जैसे अब हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इतना से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी रूल्स अभी हम लोगों को पढ़नी है। जैसे कि हमें पढ़ना है कि आई एम कहाँ लगता है, एम सिंगुलर है या प्लुरल है, एम का यूज कहाँ होता है। यू तो सिंगुलर है, फिर ये कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है या प्लुरल वर्ब लेता है, यानी यू के साथ कैसा वर्ब लगता है, ये भी हम लोग को जानना है। फिर सीखना है कि कुछ जिसके अब हम ऐसे कुछ सॉरी जैसे पर अभी बहुत सी बातें हैं जो हमें सीखनी है। जैसे एम कहाँ लगता है, यू सिंगुलर है या प्लुरल, ये वर्ब कैसा लेता है, और बहुत कुछ जिसके लिए अब हम रूल्स या कॉन्सेप्ट्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। यानी कि अब हम लोग लास्ट टर्म में हम चर्चा करने वाले हैं, जो हम लोग को सबसे अधिक समय देकर अब सीखना वहां पहुंच गए हैं। इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट सीख गए, वर्ब सीख गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है ये भी सीख गए। तो हम बोले थे ना कि अंतिम में अब चर्चा होती है इसमें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स कौन कौन से हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या है सब्जेक्ट और वर्ब को एग्री कराने के। सो नाउ द हेडिंग इज रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहां से ये चैप्टर के रूल्स शुरू हो जाएंगे, जिसमें कि पहला रूल अब आने वाला है, जिसको आप रूल 1 या कॉन्सेप्ट 1 लिख सकते हो। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट 1 में सीखेंगे कि जो हमारा पहला सब्जेक्ट होता है ना, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर जिसको बोलते हैं, तो पहला सब्जेक्ट होता है आई। तो यहां हम कॉन्सेप्ट 1 में सीखेंगे वर्ब्स विथ आई, यानी कि ये हमारा कॉन्सेप्ट 1 बनेगा। आई के साथ कैसा वर्ब लगता है। आई एक बहुत स्ट्रेंज सब्जेक्ट है। आई इज ए स्ट्रेंज सब्जेक्ट एंड बिहेव्स डिफरेंटली। आई एक बहुत स्ट्रेंज सब्जेक्ट है एंड आई इज ए, चलिए इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। आई इज ए वेरी स्ट्रेंज सब्जेक्ट एंड बिहेव्स डिफरेंटली विथ डिफरेंट वर्ब्स। आई एक बहुत विचित्र तरह का सब्जेक्ट है और ये अलग अलग वर्ब के साथ बिल्कुल अलग अलग रिएक्ट करता है, यानी डिफरेंटली बिहेव करता है विथ डिफरेंट वर्ब्स। अलग अलग वर्ब्स के साथ ये अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो इसको एक लिस्ट समझ लीजिए, इसमें फिक्स है कि इजम आर अगर है तो आई में इजम आर में से क्या लगेगा बाबू, आप तो जानते ही होंगे, बहुत कॉमन चीज है, यहाँ पर एम लगे आई के साथ, एकदम सही।
तो पहले हमें छोटी छोटी जानकारी रखेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो हाँ इंग्लिश में जो एग्जाम्पल्स लिखे जाते हैं उसका पार्सिंग कर पाएंगे। पार्सिंग क्या होता है? पार्सिंग मतलब किसी भी वाक्य में आने वाले वर्ड्स को ग्रामर के अनुसार पहचानना कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है, और ये पहचानने के बाद ही जान लो ग्रामर को समझना, और ग्रामर के आधार पर सेंटेंसेज में गलतियां ढूंढना आसान होगा। तो वो चीज संभव हो पाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद ही। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। उसके बाद अगर हम आई में हैज और हैव दो ऑप्शन दे दें और पूछे क्या लगेगा, तो यहाँ पर एक पहला बार में देखे कि आई के लिए फिक्स है तो एम लगेगा, पहला विचित्र व्यवहार इसका ये हो गया। दूसरा आई सिंगुलर है लेकिन ये हैज नहीं लेगा, इसके साथ फिक्स है कि हैव लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसलिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। अब अगर पूछा जाए कि भाई बताओ मुझे आई जो है डू और डज में से क्या लेता है, तो जवाब होगा आई डू लेता है, यहां भी ये प्लरल वर्ब लेता है। फिर पूछा जाएगा कि आई मुझे बताओ V1 और V5 में से क्या लेगा, तो हम जवाब देंगे कि आई जो है यहाँ भी V1 लेगा, यानी प्लरल वर्ब लेता है। तो अभी तक तो ऐसा फीलिंग आ गया हो कि आई तो लगता है हमेशा प्लरल ले लेता है और इसके साथ एक रिजर्व वर्ड भी आता है एम, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इस बार पूछ दें कि बताओ आई वाज और वर में से क्या लेता है, तो हम जवाब देंगे कि आई वाज लेता है। बेसिक रूल सही है, आगे एक्सेप्शन बहुत सारे रूल्स आने उसमें आप पढ़ेंगे कि जब शर्त का अभाव होता है तो सभी के साथ वर लगता है, इफ आई वाज नहीं इफ आई वर होता है, तो वो सब धीरे धीरे आएगा। पहले ये जो बेसिक रूल्स है वो सीखिए। तो आई के साथ कैसी क्रिया लगती है देख लेते हैं। एक तो इजमार में से आई के साथ एम लगता है, हैज हैव में से हैव लगता है, डू डज में से डू लगता है, V1 V5 में से आई V1 के साथ एग्री होता है, जबकि वाज और वर में से आई को दिया जाता है वॉज। अब आपके पास जो आई आ गया कभी भी तो आपको दिक्कत नहीं होगी आई को लेकर, क्योंकि आई जो है आपका कैसा वर्ब ले सकता है सेपरेटली हमने बता दिया। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी कर ले तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम लिखते हैं आई एम योर काउंसलर, काउंसलर को लोग जो है ना बहुत छोटे स्तर पर ले लेते हैं। काउंसलर एक बहुत बड़ा टर्म है। काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना और काउंसलर मतलब सलाहकार। तो मैं आपका सलाहकार हूँ, मैं आपको सलाह देने वाला हूँ। यहाँ पर एम शब्द जो है वो आई को मिला, इस जमार में से क्या मिला? आई एम। अगर लिखते हैं आई वॉज इन ए हरी, है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं आदतन है इस जमार के बाद वाज वर का, तो आई वॉज इन ए हरी। यहाँ आप देख लो कि वाज और वर में से आई को क्या पसंद है? वॉज, इसलिए यहाँ वर नहीं लगा बल्कि वाज लगा। अगर हम लिखते हैं आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक प्रश्न है, तो यहाँ पर आई को क्या मिला? जाहिर तौर पर हैव ही मिला, क्योंकि आई के साथ हैज लगता नहीं है। अगर हम लिखे आई टीच इंग्लिश, यहाँ पर आई को क्या मिला? V5 नहीं बल्कि कौन पसंद है? V1। डू आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करता हूँ? तो पहले तो आप यहाँ देख लो आई को डू डज में से क्या चीज की रिक्वायरमेंट लगती है, तो जवाब होगा सर डज नहीं डू लगता है। मतलब कि इस चीज को जान लेने के बाद हम आई के साथ अब कभी गलतियां नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज ओवर। ऐसे ही सब रूल आसान लगेगा, ऐसा नहीं कि ये जानते थे आप इसलिए आसान लगा। तो आई के कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म हो जाते हैं पहले कॉन्सेप्ट में कि आई कब कैसा वर्ब लेता है। तो यहाँ से आप देखो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2, शुरू की चीजें बहुत आसान है, अगर आप इससे लगे रहे तो हमेशा आसान ही लगेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम सीखेंगे verbs with you, यानी यू के साथ कैसा वर्ब लगता है, ये मैं चर्चा करूंगा कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। यू तो ऐसे यू मतलब तुम या आप भी होता है और तुम लोग या आप लोग भी होता है। तो यू तो ऐसे सिंगुलर और प्लुरल दोनों है, लेकिन वर्ब कभी सिंगुलर नहीं लगता है इसके साथ। तो यू जो है सिंगुलर एवं प्लुरल दोनों है। यू इज बोथ सिंगुलर एंड प्लुरल। But it is never followed by a singular verb.
लेकिन इसके साथ वर्ब कभी सिंगुलर नहीं लगता है। इसके साथ वर्ब हमेशा प्लरल ही लगता है, ऐसे समझ लेते हैं। तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट एकदम सीधा है। आई के जैसा ये नहीं कि कभी सिंगुलर भी ले रहा है तो कभी प्लरल भी ले रहा है। यूज सिंगुलर और प्लरल दोनों हो सकता है अपने आप में, लेकिन वर्ब कभी सिंगुलर ये नहीं लेता है, हमेशा प्लरल लेता है। एकदम जीरो से चल रहे हैं। बच्चों को बताते हैं हम लोग, रटवाते हैं, यू के साथ हार लगता है, यू के साथ हैव लगता है, और अभी वहां से लेकर चल रहे हैं। तो अभी देखिए, अगर पूछा जाए कि यू के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा आर, यू के साथ वॉज वेयर में से क्या लगेगा वर, यू के साथ हैव में से क्या लगेगा प्लरल लगेगा हैव, हैड का तो देखना ही नहीं, सबके साथ हैड ही लगता है। यू के साथ डू डज में से क्या लगेगा, फिर से प्लरल लगेगा डू। यू के साथ V1 V5 में से क्या लगेगा, बिल्कुल V1 ही लगेगा। तो ऐसे आप समझ लो, इसके साथ हमेशा प्लरल वर्ब ही आता है। जैसे यू लिखो या ऑल ऑफ यू लिखो, यू आर माई वेल विशर, तुम मेरे शुभ चिंतक हो। अगर ऐसा भी लिखते तो आर ही लगता। अगर हम लिखते ऑल ऑफ यू आर माई वेल विशर्स, तब भी आर ही लगता। मतलब प्लरल के रूप में भी यू यूज हुआ तो इसको प्लरल वर्ब ही लगा, और अगर सिंगुलर के रूप में यूज हुआ तब भी सिंगुलर ही लगेगा। जैसे यू हैव एक्सप्रेस्ड योर व्यूज, आपने अपने विचार व्यक्त किए हैं या आप अपना विचार व्यक्त कर चुके हैं। यहाँ पर मे बी यू एक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और अगर आप सबको भी बोलना चाहें तो यू से बोल सकते हैं। ऑल ऑफ यू नहीं बोलेंगे तो आप सबका बोध हो सकता है, लेकिन दोनों ही केसेस में यहाँ हैज का कोई जगह नहीं है। ज्यादा नहीं खींचते हैं इसको, ऐसे ही समझते हैं कि यू जो है जब सिंगुलर रहेगा तब भी प्लरल वर्ब लेगा, और प्लरल रहेगा तब भी प्लरल वर्ब ही लगेगा। इसी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट 2 जो यू को लेकर था वो समाप्त हो जाता है। चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। एकदम फ्लो ऐसे ही बना रहेगा, लगातार हम लोग सीखते चले जाएंगे। अब कोई इफ एंड बट और पाउस की जरूरत नहीं है। जितना मिनट रहिएगा क्लास में, हर मिनट में कुछ सीखते ही चले जाइएगा। और हम जो है ऐसे ही बताएंगे बाबू, सीधे टॉपिक पर ही रहेंगे, और इससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज होगा। यहाँ पर हम जो है आपको अगले कॉन्सेप्ट में लिए चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3। अगर आपको लग रहा है कि सर तो वो सब बता रहे हैं जो बहुत हल्का है या हम जानते हैं, तो वेट कीजिए, है ना। आपका जो नॉलेज है वो भी यहाँ टेस्ट हो जाएगा, और आगे आप सीख भी जाएंगे, नया चीज भी सीखेंगे। थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी लिख रहे हैं हम कॉन्सेप्ट 3 में कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का हो, कोई भी 3 को देखेंगे जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। यानी अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आई और यू के रूप में नहीं आए बल्कि थर्ड पर्सन के रूप में आए। थर्ड पर्सन क्या होता है? आई यानी बोलने वाला, और बी होता है फर्स्ट पर्सन, आई और बी। सुनने वाला यू होता है सेकंड पर्सन। इसके बाद जो भी आ जाए भाई नाउन प्रोनाउन में, सब का सब थर्ड पर्सन में चला जाएगा। आई बी यू छोड़ के बाकी सब थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन का अगर सिंगुलर आए तो इसके साथ फिक्स है कि वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगा। आई और यू के साथ नहीं कि कभी सिंगुलर ले रहा है कभी प्लरल ले रहा है। थर्ड पर्सन का अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ फिक्स है कि वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। चलो इसका भी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। फील होगा ना कि एकदम बच्चा वाला पढ़ाई हो रहा है, एकदम सर शुरू से बता रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं इंडिया इज आवर कंट्री, यहाँ पर या इंडिया इज आवर नेशन। यहाँ पर आपका इज कौन ले रहा है? इंडिया ले रहा है। इंडिया क्या है? इंडिया जो है एक नाउन है। इंडिया जो है थर्ड पर्सन हो गया, तो सिंगुलर नाउन होने के कारण ये सिंगुलर थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर हमेशा लेगा। अगर हम लिखेंगे एन एलिफेंट इज ए ह्यूज एनिमल, एन एलिफेंट इज ए ह्यूज एनिमल, तो ऐसा लिखते वक्त आप यहाँ एलिफेंट यूज कर रहे हो जो कि सिंगुलर है, और नाउन थर्ड पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर ये प्रेफर कर रहा है, सिंगुलर वर्ब लिखता है। अगर हम लिखते हैं चाइना इज आवर नेबर, चाइना हमारा पड़ोसी है, अलबलाहा पड़ोसी है,
तो यहाँ पर आप देखिएगा चाइना इज आवर नेबर, तो इस जगह पर आप चाइना के साथ इज पसंद कर रहे हैं क्योंकि चाइना भी एक जगह का नाम है और थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। इन द सेम वे शी हैज सेंट मी ए मैसेज, उसने मुझे एक संदेश भेजा है। इस जगह पर जब आप सी हैज सेंट मी ए मैसेज लिखते हो या देखते हो तो यहाँ पर सी आया, आई भी यू को छोड़ के आया, तो थर्ड पर्सन हुआ और सिंगुलर भी है, इसलिए इसके साथ भी वर्ब कैसा प्लेस किया गया है, सिंगुलर। अगर हम लिखते हैं ही नोज मी वेल, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा कौन कौन सा वर्ब सिंगुलर है, रटना कुछ नहीं पड़ेगा। ही नोज मी वेल, तो ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर। वर्ब में नो अगर लिखोगे तो शुरू में वर्ब प्लुरल होता है, ये वाला नहीं लगेगा, इसका सिंगुलर बनाना पड़ता है यस जोड़ के, इसलिए यहाँ ही नो नहीं ही नोज लगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हो इट इज ए वेल नोन फैक्ट, यह एक अच्छे से जाना हुआ तथ्य है या सच है। जब ऐसा आप लिखते हो तो यहाँ भी इट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, वाज या इज लेगा, मतलब वर्ब सिंगुलर लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 काफी आसान ये भी है। पहला हमने क्या सीखा, आई जो है एक स्ट्रेंज सब्जेक्ट है, वो वर्ब के साथ स्ट्रेंजली बिहेव करता है, कभी सिंगुलर लेता है कभी प्लुरल लेता है। दूसरा क्या सीखे कि यू तो ऐसे सिंगुलर और प्लुरल दोनों है, लेकिन ये वर्ब की कोई गारंटी नहीं कि हमेशा वर्ब की गारंटी है कि हमेशा प्लुरल ही लेगा। अब आपने थर्ड में क्या सीखा कि थर्ड पर्सन का अगर सिंगुलर है तो वहां भी वर्ब फिक्स रहता है, वर्ब हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही लगता है। तो अब सिंटैक्स में देखें क्या कहता है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस आए, अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस आए तो सभी प्रकार के सब्जेक्ट के लिए V1 आएगा, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के लिए V1 आएगा। सभी प्रकार मतलब दो प्रकार होता है सब्जेक्ट का, एक सिंगुलर और दूसरा प्लुरल, और दोनों के लिए V1 आएगा। जबकि V1 तो प्लुरल है, वो तो सिंगुलर के साथ नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। इसको समझने के लिए आप मेरे सेंटेंस का ऑप्टेटिव सेंटेंस वाला चैप्टर, काइंड्स ऑफ सेंटेंस वाला वीडियो भी देख सकते हैं, और यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वैसा वाक्य जिसमें दुआ, बद्दुआ, इच्छा, श्राप, ये सब जहां हम लोग व्यक्त करते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कहेंगे ईश्वर तुम्हारी मदद करें, तो ये एक तरह का दुआ है, और सबसे बड़ा ट्रिक कि इसके अंत में एक्सक्लामेटरी साइन लगा रहता है, तो हम समझ जाएंगे कि एक्सक्लामेटरी साइन है तो ये नॉर्मल वाक्य नहीं है, असर्टिव सेंटेंस नहीं है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और जिसमें सर ने बताया है कि यहाँ पर सबके साथ V1 ही लगता है। ऐसे में गॉड थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन हेल्प्स नहीं लगेगा, हेल्प ही लगेगा। इस रूल को जानेंगे तभी गलती से बचेंगे। इसमें गॉड से रिलेटेड एग्जांपल्स आते हैं। गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा की रक्षा करें, ऐसा हम प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ भी सेव सही होगा, अगर किसी बंदे ने सेव लगा लिया, सेव से लगा लिया तो गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर हम लोग बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम पर कृपा करें, भगवान तुम पर खुश रहें, तो यहाँ पर आप अगर ब्लेसेज लिखते हो तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब ये एक्सक्लामेटरी साइन लगे हुए जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसेज में सिंगुलर हो या प्लुरल सबके साथ V1 का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। सिंटैक्स के इस रूल को जानेंगे तभी थर्ड पर्सन वाले रूल में गलती नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 था जो हम लोगों ने सीख लिया। एकदम ऐसे ही बने रहिए, हर मिनट हर सेकेंड लगेगा कि यूजफुल है, सर कुछ सिखा रहे हैं। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 में। If two singular subjects are joined by and, they are basically followed by a plural verb। देखिए ये भी रटने की चीज नहीं है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर सीधा एग्जांपल समझो, अगर लिखते हैं रोहित एंड मोहित, इज ऑब्लिक आर, आसान है ही, आसान लगेगा ही, फ्रेंड्स,
तो रोहित एंड मोहित जब बोल दिए तो रोहित के साथ ईज लगता, मोहित के साथ ईज लगता, पर अब ये एक रहा कहाँ? रोहित एंड मोहित, रोहित एंड मोहित, एक और एक कितना हो गया? दो। जब दो हो गया तो सिंगुलर कहाँ रहा? रटना है ही नहीं, समझना है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाए? आर। समझ में आ गया? अगर हम इसी तरह से आपको और समझाए, अगर हम लिखें पटना एंड गया आर टाउन्स, तो कोई दिक्कत होगी क्या? पटना एक है, गया एक है, दोनों मिलके दो हो गया, दो मतलब प्लरल होता है, प्लरल है तो फिर आर ही लगेगा, इज का कोई जगह ही नहीं है। अगर हम लिखेंगे माई मदर एंड फादर लव ऑब्लिक लव्स मी, बात है यहाँ भी दो लोग हो गए, एक फादर और दूसरे मदर। स्पष्ट है, दोनों को एंड से जोड़े हैं, प्लरल ही हो गया, इसलिए वर्ब हमारा क्या लगेगा? प्लरल लगेगा। तो लव्स नहीं लगाए, लव। ये तो बेहद आसान है, पर इस रूल को इसलिए बताया गया कि इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल बातें हैं जो अभी हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, द टीचर एंड प्रिंसिपल, इज कमिंग, सिंपल एकदम। तो हम इज लगाए, आप कहेंगे सर गलत हो गया, आप तो टीचर और प्रिंसिपल को जोड़ दिए, दो आदमी थे और आपने इसलिए वर्ब लगाया सिंगुलर, तो गलत होना चाहिए। लेकिन दो आदमी नहीं है, समझो इस चीज को, दो आदमी नहीं है, दो पोस्ट है। हो सकता है दोनों पोस्ट पर, तीनों पोस्ट पर कभी कभी एक ही आदमी हो, और तब जब दो आदमी जुड़ा ही नहीं तो प्लुरल हुआ कैसे? एंड से सिर्फ दो शब्द जुड़े हैं, दो आदमी नहीं जुड़ा है। शिक्षक और प्रिंसिपल मतलब जो मेरे शिक्षक हैं वही मेरे प्रिंसिपल भी हैं, तो दो आदमी कैसे हुए और वो आ रहे हैं? तो ये हम कैसे पहचान लिए कि हाँ दो आदमी नहीं है? ये तब पहचानेंगे जब कॉमन नाउन आएगा, तब इस रूल की जरूरत पड़ेगी जो हम आगे बताने वाले हैं। एक सेकेंड समझ लो, कॉमन नाउन होता क्या है? उस नाउन से जिससे हम पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। तो जैसे हम बोलते हैं कलम, तो हर तरह का कलम हो जाएगा, मॉन्टेक्स हो, रिनॉल्ड्स हो, लिंक हो, पार्क हो, हर तरह का कलम का बोध हो गया। लेकिन नहीं मॉन्टेक्स बोलते, रिनॉल्ड्स बोलते, लिंक बोलते, खास कलम का बोध होता तो वो प्रॉपर नाउन होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हम हिंदी में भी सीखते हैं, अगर हम बोलते हैं फैन तो हर तरह का फैन का बोध हुआ, वो कॉमन नाउन है। अगर हम बोलते हैं उषा, मास्टर, पोलर, तूफान, फैन का नाम लेते पार्टिकुलर, तो उस समय वो प्रॉपर नाउन होता। अगर हम बोलते हैं कंट्री, सभी देश को कंट्री ही बोलेंगे, जो सभी में कॉमन हो वो कॉमन नाउन हो जाता है। लेकिन जब हम बोलते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, तो वहां पर पार्टिकुलर नाम होता और तब वो हमारा प्रॉपर नाउन होता। तो इसी तरह से समझो कि जब दो कॉमन नाउन, जैसे टीचर, टीचर में बहुत सारे टीचर है लेकिन हमने नाम नहीं लिया तो ये कॉमन नाउन हो गए। प्रिंसिपल का नाम नहीं लिया तो ये कॉमन नाउन हो गए। जबकि रोहित मोहित प्रॉपर नाउन था, पटना गया प्रॉपर नाउन था, मदर फादर दो अलग अलग थे, जेंडर के लोग थे तो स्पष्ट है कि दो लोग वो थे। तो जब दो लोग स्पष्ट है एकदम, तब तो हम प्लुरल लगा लिए। लेकिन जब कॉमन नाउन आएगा तो आपको चेक करना पड़ेगा, प्रॉपर नाउन में चेक नहीं करना पड़ा। दो अलग अलग जेंडर के आएंगे तब तो चेक करना ही नहीं है, दोनों दो जेंडर है तो दो आदमी होगा ही। लेकिन जब कॉमन नाउन आएगा तो आपको चेक करना होगा कि वो कॉमन नाउन कहीं एक ही व्यक्ति का बोध तो एंड से जुड़कर नहीं करा रहा है, और ऐसा है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, ऐसा नहीं है दोनों अलग अलग है तो प्लुरल लगा दीजिएगा। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, इस पर चर्चा हम करेंगे 6 नंबर कॉन्सेप्ट में, छठे रूल में। तो अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 जो है वो क्या है समझिएगा, कि अगर दो सब्जेक्ट को आप एंड से जोड़ रहे हैं, दोनों कॉमन नाउन है, दोनों कॉमन नाउन है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं मैनेजर एंड डायरेक्टर, तो हमने नाम नहीं लिया ना, नाम कहाँ लिए, बोल दिया मैनेजर और डायरेक्टर, तो बहुत सारे, मैनेजर एक पद है, उस पद में तो बहुत सारे लोग आ गए।
तो टीचर एक पद है, इसमें बहुत सारे लोग आ गए। स्टूडेंट एक मतलब कॉमन नाउन है, इसमें बहुत सारे लोग आ गए। तो जब ऐसे नाउन लेंगे कॉमन नाउन और उसको एंड से जोड़ेंगे तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा। जब इसके पहले आर्टिकल लगेगा, कॉमन नाउन है आर्टिकल लगेगा नहीं। तो आप ऐसा है ना, जब आर्टिकल पढ़ोगे तो वर्ब की टेंशन होगी, जब वर्ब पढ़ोगे तो नाउन की टेंशन होगी, नाउन पढ़ोगे तो भी आर्टिकल की टेंशन होगी। एक बार में चीजों को समझिए, कुछ चीजों से कंप्रोमाइज कीजिए, सुनिए, एक बार में एक ही होगा। तो ये मैनेजर एंड डायरेक्टर, तो मैनेजर कॉमन नाउन है और डायरेक्टर कॉमन नाउन है। तो नियम कहता है कि जब कोई सिंगुलर नाउन गिनने वाला नाउन आता है तो उसके पहले आर्टिकल लगाना होता है। तो आर्टिकल, तो ये भी सिंगुलर ही नाउन था, ये भी सिंगुलर ही नाउन था, लेकिन आप देखो आर्टिकल कहाँ लगा है, सिर्फ यहाँ लगा है। मतलब दोनों नाउन को एक ही ट्रीट किया गया है, इसीलिए आर्टिकल सिर्फ यहाँ लगा है। अगर दोनों नाउन को दो ट्रीट करते तो दोनों जगह आर्टिकल लगाते। तो इस जगह हम इसके लिए जमार या वाज बेर या है जब लगा रहे होंगे तो उसमें से सिंगुलर वर्ब चुनेंगे। लेकिन अगर यहाँ ए नहीं द भी हो सकता है, खास बनाएंगे तो ए मैनेजर एंड ए डायरेक्टर, ये वाला सिचुएशन रहा होता तो हम समझ जाते कि अब ये है, ए यहाँ भी लग रहा है, नहीं इसको भी डिफरेंट नाउन कंसीडर किया जा रहा है, ए यहाँ भी लग रहा है, यानी आर्टिकल जो है वो नाउन का स्थान निर्धारित करते हैं। डिटरमाइनर ही, इसलिए आर्टिकल को डिटरमाइनर भी कहा जाता है। तो ये निर्धारित किया कि एक नाउन यहाँ भी आया है और एक नाउन यहाँ भी आया है, जबकि इसने निर्धारित किया कि एक ही नाउन अपने दो रूपों में आया है। तो इसलिए यहाँ तो भाव सिंगुलर लगा था, पर इस जगह आगे वाक्य बनाते समय भाव प्लुरल यानी आर लगेगा। इसी तरह से कुछ पजेसिव एडजेक्टिव है, सब हम बताएंगे, पहले चर्चा कर लेते हैं अभी ये दोनों रूल का। माई अंकल एंड गार्जियन अगर लिखा हुआ है तो जो काम आपका आर्टिकल करता है ना वही यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव भी करता है। पजेसिव एडजेक्टिव फिक्स है, एक बार बता देंगे, जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर, यही है पजेसिव एडजेक्टिव। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर, ये जहां भी नजर आए इसमें से कोई भी हम बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। तो अगर आर्टिकल एक बार आता है, नाउन दो बार आए एंड से जुड़ के, तो नाउन सिंगुलर समझा जाएगा। उसी प्रकार से पजेसिव एडजेक्टिव अगर एक बार आता है, कॉमन नाउन दो बार आता है एंड से जुड़ के, तीन बार आता है, तब भी उसको सिंगुलर समझा जाएगा। माई अंकल एंड गार्जियन लिखने का मतलब है मेरे अंकल और गार्जियन दोनों वही हैं, तो यहाँ पर ये हो गया। लेकिन अगर लिखते हैं माई अंकल एंड माई गार्जियन, तो इस जगह पर आप दो व्यक्ति का अलग अलग बोध करा रहे हैं। मतलब अंकल है लेकिन वो गार्जियन के रूप में नहीं है, और गार्जियन अभिभावक का काम कोई और कर रहे हैं। तो ऐसे में जब अंकल अलग हो और गार्जियन अलग हो, ये दर्शाना है, तो यहाँ पर दोनों ही जगह आपको पजेसिव एडजेक्टिव प्लेस करना पड़ेगा, जैसे कि आर्टिकल दो जगह प्लेस कर रहे हैं। तो आप इस चीज को समझ गए तो इसका रूल समझना बेहद आसान हो जाएगा कि आप जब दो नाउन कॉमन सिंगुलर सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ते हैं और पहले वाले को आर्टिकल देंगे दूसरे को नहीं, तो ये सिंगुलर होगा। दोनों को आर्टिकल देंगे तो ये प्लुरल होगा। अगर पहले वाले को पजेसिव एडजेक्टिव देंगे दूसरे को नहीं, तो ये सिंगुलर होगा। अगर दोनों को पजेसिव एडजेक्टिव देंगे तो ये प्लुरल होगा। तो आइए आप इस रूल को लिखते हैं और कुछ एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। कंटिन्यू करते हैं इसको हम अगले क्लास में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अगले क्लास में। आप मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो अब आप सब्सक्राइब और लाइक तो दूर की बात है, सबसे पहले आप रेगुलर क्लास में आना शुरू कीजिए, बाकी चीजें तो अपने आप हो जाएंगी। तो आज यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।